आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है और कैसे ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एड्स के बारे में। तो सबसे पहले एड्स का जो फुल फॉर्म है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। जब आपको एड्स होगा तो उसमें कई सारे सिम्टम ग्रुप के साथ आएंगे। ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या पूरा मैकेनिज्म है एड्स की लाइफ साइकिल, HIV वायरस की लाइफ साइकिल कैसी होती है, वो सब डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। एड्स जो कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व एड्स दिवस, जिसे वर्ल्ड एड्स डे भी बोलते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। सबसे पहले एड्स जो है 1981 में रिपोर्ट किया गया। एड्स इज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और बताएं कि इट क्रॉस स्पीसीज बैरियर। इट इज क्रॉस स्पीसीज बैरियर। क्रॉस स्पीसीज बैरियर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बीमारी एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो, उसको बोलते हैं क्रॉस स्पीसीज बैरियर। आपको ये चीज थोड़ा सा समझ में आ गई कि क्रॉस स्पीसीज बैरियर क्या होता है। कोई बीमारी एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो, उसको बोलते हैं क्रॉस स्पीसीज बैरियर। बहुत रेयरेस्ट चांसेस होते हैं कि कोई ऐसी बीमारी हो जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो या बर्ड्स के से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो। बहुत रेयरेस्ट होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कई केसेस में हो जाता है। जैसे अभी बर्ड फ्लू आया था, तो उसके बाद स्वाइन फ्लू आ गया था। तो इस तरीके की तमाम चीजें हुई थी। अभी कोविड भी आया था। ये भी कहा जाता है कि बैट से, कई सारे रिसर्चेज हैं कि बैट से मतलब ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हुआ। तो अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकते उस पर कि क्या कैसा मैटर है, लेकिन जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्रॉस बैरियर का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब है कि इट मीन्स द डिजीज ट्रांसफर थ्रू द एनिमल्स टू द ह्यूमन बींग्स। जैसे एड्स जो है ये एनिमल्स की बीमारी है, मतलब ह्यूमंस की नहीं है। सबसे पहले एड्स जो है मंकी के अंदर देखा गया था। ठीक है, 1981 में, सॉरी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV जो वायरस है उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर मॉडिफाई बना हुआ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे एक प्रोटीन कैप्सूल होता है जिसको बोलते हैं GP120। ठीक है, GP120 जिसे बोलते हैं। GP120 का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन 120। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक लाइनिंग यहाँ पे बनी हुई, इसको बोलते हैं P17 का मतलब प्रोटीन 17 है। ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे कैप्सिड है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है, P24 का भी फुल फॉर्म होता है प्रोटीन 24। ठीक है, ये पूरे जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आल्सो द कवर द जेनेटिक मटेरियल। जो कैप्सिड होता है P24, ये पूरे जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। उसके अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, उसके सिंगल स्टैंडर्ड RNA के जस्ट कॉर्नर पे आप यहाँ पे देखेंगे रेड कलर का बना हुआ है। ठीक, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नाम याद रखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा पिछली बार एक बार नीट में 2019 की बात करें, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि एड्स जो है, एड्स का जो वायरस है HIV, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, डबल स्टैंडर्ड RNA है कि क्या है? तो उसमें आपको सही ऑप्शन बताना था सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये याद रखना। और कुछ अलग स्पेशल टाइप की आपको बात बताते हैं, वो भी आप जानते रहिए। दे आर द हाईली म्यूटेंट। जितने भी वायरस होते हैं वो हाईली म्यूटेंट होते हैं। जैसे अभी कोविड वायरस आया है कोरोना का, तो वो भी हाईली म्यूटेंट है। उसको अपना सेप, म्यूटेंट का मतलब उसके अंदर कोई वेरिएशन आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर हाईली म्यूटेंट, स्ट्रक्चर इज अ वेरी रैपिडली चेंज। स्ट्रक्चर बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हो रहा है, जिस वजह से इसकी वैक्सीन बनाना HIV की थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी कोविड की वैक्सीन जो बनाई गई है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है।
ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि कैसे फैलता है HIV, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ट्रांसमिशन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट मतलब कोई भी सबसे ज्यादा अगर बात करें कि HIV होने के चांसेस ब्लड की स्क्रीनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से 90% चांसेस होता है कि ब्लड की स्क्रीनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से एड्स होने का कारण होता है। ठीक है। तो हमेशा ब्लड जब भी एक दूसरे को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ये प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी, तभी उसको दूसरे पर्सन को चढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए ब्लड का। तो ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट से, ब्लड के प्रोडक्ट जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हैं, उनकी भी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि ये सब कारण है मतलब ट्रांसमिशन ऑफ एड्स के। नेक्स्ट है बाय द शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल इन केस ऑफ IV ड्रग एब्यूजर्स। एक बात यहाँ पे कुछ अटपटी आप लोगों को लगेगी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जितने लोग भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं वो कभी सिंगल लोग नहीं होते हैं, अकेले में बैठ के सुट्टा मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरा ग्रुप होती है, एक फैमिली होती है उनके हित मित्र दोस्त यार होते हैं, वो सब साथ में कंबाइन होकर अपना फूंक मारते हैं, चिलम चढ़ाते हैं, जो भी तमाम तरीके की एक्टिविटीज हैं वो करते हैं। तो वैसे ही जो ड्रग एब्यूजर्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में शेयरिंग करते हैं निडिल का, और उस शेयरिंग ऑफ निडिल से IV ड्रग यूज कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए कि कोई ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये 6-7 पर्सन है बैठे हुए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ड्रग यूज कर रहे हैं, मतलब इंट्रावेनसली। ठीक है, नशे वाला कोई ड्रग यूज कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने क्या किया, पहले एडमिनिस्टर किया, उसके बाद फिर इस पर्सन ने, उसके बाद मान लीजिए ये पर्सन एड्स जो है पॉजिटिव है। अब इस पर्सन के एड्स पॉजिटिव होने के बाद वही इंजेक्शन अगर इस पर्सन ने एडमिनिस्टर्ड किया, वही निडल शेयरिंग की, तो ये पर्सन भी पॉजिटिव हो सकता है, और इसने अगर इसको दिया तो ये भी। तो कुल मिला के इस ग्रुप में 3 लोग पॉजिटिव हो गए। तो इस तरीके से पॉजिटिव होते हैं निडल शेयरिंग करने से। उड़ता पंजाब आप लोगों ने मूवी अगर देखा हो, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो उसमें ये सब चीजें दिखाया गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा नशा अगर कहीं किया जाता है किसी स्टेट में, इस तरीके के स्मैक्स, हेरोइन और ये इंट्रावेनस जो सिरिंज वगैरह यूज करते हैं, तो पंजाब में ही सबसे ज्यादा नशा किया जाता है। अब तो बहरहाल बहुत कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रोल हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चे को हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी है, सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है डिलीवरी से पहले, वेजाइनल रूट से डिलीवरी नहीं होती या नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है, उसके लिए सिजेरियन करा दिया जाता है। उसके बाद एंटी रेट्रोथेरेपी आती है, वो दी जाती है। ठीक है, ताकि बच्चा इन्फेक्टेड ना हो HIV से। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर। उसमें स्पेशली बात करें एनल सेक्स की, तो अगर आप मल्टीपल सेक्स कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स कर रहे हैं, उसमें से अगर कोई पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है मेनली फ्लूइड कांटेक्ट से होता है। कि फ्लूइड कांटेक्ट क्या है, जैसे आपका ब्लड है, स्पर्म है, स्लाइबा है, इन सब, और उसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज है, इन सब चीजों को हम बोल सकते हैं फ्लूइड कांटेक्ट। अगर इसके कोई नॉर्मल पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन इन दोनों के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे ये समस्या हो सकती है कि जो नॉर्मल पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो सकता है एड्स से। अब हम उसके आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV की लाइफ साइकिल।
इसके बारे में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक इंसान को हमने बनाया है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ऐसे रफली डायग्राम है, बहुत अच्छा बना नहीं पाते हैं। ये वायरस HIV का है, इसके अंदर इंटर करता है। एंट्री करने के बाद वाला प्रोसीजर क्या है कि ये मान लीजिए कोई सेल्स है हमारी, सेल्स पे क्या होता है, CCR5 प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। ये सेल के ऊपर ये जो रिसेप्टर बने हुए हैं CCR5, ये रिसेप्टर का नाम आप याद रखिएगा, CCR5 प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। इससे हमारा HIV का जो वायरस है आके बाइंड होता है, फिर धीरे धीरे डिग्रेड होके रिसेप्टर जो होता है ब्रेक डाउन होता है और HIV का वायरस सेल के अंदर इंटर कर जाता है। तो सेल के अंदर जब एंट्री होती है HIV वायरस की, तब आगे का क्या प्रोसीजर है इसको देखते हैं। टारगेट सेल होती हैं जिसे CD4 काउंट भी बोलते हैं, CD4 पॉजिटिव, और T सेल्स या T हेल्पर सेल्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। OR माइक्रोफेजेस होते हैं। उनको क्या करता है, ये उस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर क्या है, ये पूरा प्रोसीजर 2 से 3 महीने चलता है। तो HIV वायरस पॉलीफ्रेशन होता है, HIV वायरस के अंदर पॉलीफ्रेशन होता है। द HIV वायरस आर पॉलीफ्रेशन टू द टारगेट सेल। टारगेट सेल पे जाके HIV वायरस जो होता है वो पॉलीफ्रेशन करता है। पॉलीफ्रेशन का मतलब अपने नंबर को बढ़ाता है, ठीक है। आगे वाले स्टेप में देखिए, फिर स्टॉप पॉलीफ्रेशन, पॉलीफ्रेशन रुक जाता है ऑफ HIV फॉर 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद पॉलीफ्रेशन स्टॉप हो जाता है 1 से 2 साल के लिए। उसी टाइम पे क्या होता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो एक TB काज करने वाला बैक्टीरिया है, अगर उस बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो होता क्या है HIV में कि आपकी जो इम्यूनिटी है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। आगे देखते हैं। तो इस समय पॉलीफ्रेशन HIV का वायरस का पॉलीफ्रेशन रुका हुआ है। उसी टाइम पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस TB काज करने वाला बैक्टीरिया अंदर एंट्री करता है और उसके बाद क्या होता है, फिर से स्टार्ट पॉलीफ्रेशन इनसाइड द T सेल्स। T सेल्स के अंदर पॉलीफ्रेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ऑल T सेल्स आर डिस्ट्रॉय। जितनी भी T सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोसीजर फिर से 1 से 2 साल चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद HIV पॉजिटिव इम्यूनिटी डिक्लाइन। कुछ समय बाद HIV पॉजिटिव इंसान हो जाता है और इम्यूनिटी डिक्लाइन होने लगती है। लेकिन यहाँ पे HIV पॉजिटिव में क्या होता है कि पूरी कंप्लीट जो इम्यूनिटी है वो डिक्लाइन नहीं होती। ये बात याद रखना, पूरी कंप्लीट जो इम्यूनिटी है वो डिक्लाइन नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, 3 से 4 मंथ बाद ये HIV जो है एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कंप्लीटली डिक्लाइन हो जाती है। उसके बाद वाले प्रोसीजर में हम देखते हैं CD4 या हेल्पर सेल्स जो होती हैं काउंट। हम कब बोलते हैं कि कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है और कब बोलेंगे अब इसको एड्स हो गया है। तो जो CD4 काउंट या T हेल्पर सेल होती हैं उसका, यहाँ पे आप यही याद रखो, CD4 काउंट का जो नंबर है वो 200 माइक्रोन सेल्स पर लीटर, माइक्रोन पर लीटर। अगर इससे कम हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि पेशेंट HIV पॉजिटिव था, अब एड्स में कन्वर्ट हो गया है, मतलब उसकी इम्यूनिटी जो है कंप्लीटली डिक्लाइन हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा HIV पॉजिटिव इंसान में या HIV या एड्स वाले इंसान में क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म जो चलता है वो 5 से 6 साल चलता है। 5 to 6 years लाइफ साइकिल कंटिन्यू एंड आफ्टर द सिम्टम अपीयर। 5-6 साल बाद इंसान के अंदर सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए जो HIV पॉजिटिव इंसान होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अपनी लाइफ फ्रीली स्मूथली चलती रहती है, लेकिन अचानक फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए कोई भी डिजीज हो अर्ली फेज में हम डायग्नोस कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक उस रिस्क को कम कर सकते हैं। आगे हम लोग डायग्नोस और प्रिवेंशन उसके आगे डिस्कस करते हैं। सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला
अर्ली सिम्टम और लेट सिम्टम। ठीक है, अर्ली सिम्टम में क्या होगा कि फ्लू लाइक इलनेस, फ्लू जैसा फील होगा, बीमारी हो सकती है फ्लू जैसी, रानिंग नोज वगैरह। ठीक है, फीवर हो सकता है आपको, डायरिया हो सकती है और वेट लॉस हो सकता है, जिसमें मोस्टली केसेस में वेट लॉस और डायरिया फीवर ये 3 कॉमन होते हैं। फ्लू कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, लेट में क्या होता है कि जो लिम्फ नोड होता है वो लार्ज हो जाएगा। लेट सिम्टम में लिम्फ नोड जो है वो लार्ज हो जाएगा। उसके बाद ट्यूमर हो सकता है पेशेंट को, मोस्टली जो मेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, और मोर इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है ग्रुप में। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल, फंजाई, वायरस। तो ज़्यादातर मोस्टली फंजाई इन्फेक्शन होता है। पहले आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसके बाद फंजाई इन्फेक्शन होगा। ठीक, अब ये तो आपके सिम्टम की बात हो गई। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या क्या टेस्ट हैं। तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है। ब्लड टेस्ट में CD4 काउंट कितना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर करते हैं। सबसे पहला टेस्ट ब्लड टेस्ट में CD4 काउंट। उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इसको भी कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट। उसके बाद आता है एलिजा और PCR। ये कुछ टेस्ट हैं जिसको हम डायग्नोस्टिक पर्पज पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें प्रिवेंशन की कि किस तरीके से, देखो किसी बीमारी से अगर आपको बचना है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स हैज़ नो क्योर, एड्स का कोई क्योर नहीं है। रोकथाम के लिए आपको प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए, सभी कोविड चल रहा है तो आप वैक्सीनेशन कराइए, वैक्सीन लगवाइए। उसके बाद प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर वगैरह यूज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। गवर्नमेंट भी हमारी बार बार यही बोल रही है। ठीक है, तो एड्स का कोई क्योर नहीं, कोई इलाज नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट डाला जा रहा है, कुछ नेशनल NACO का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चला जाता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, सॉरी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, NACO का। उसके बाद बात करें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में कोविड के दौरान सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। NACO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो काम करती हैं एड्स के ऊपर, अभी भी काम कर ही रही हैं। लोगों को जागरूक करना, सेफ सेक्स के बारे में बताना, एजुकेट करना, ये सब काम होता है इनको। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल। प्रत्येक आदमी एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, इसके बारे में जानकारी हो उसको कि एड्स कैसे फैलता है, क्या तरीका है। उसके बाद उसके अंदर खुद अवेयरनेस हो, अलर्ट हो बंदा। ठीक है, ब्लड जब भी आप किसी को डोनेट करें या उसे लें तो उस ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि कहीं उसमें HIV की वायरस तो नहीं है। ठीक है, डिस्पोजेबल निडल हम यूज़ करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर्स हो, पहले ज़माने में ऐसा होता था, अब तो मोस्टली नहीं होता है, कि अगर एक बार कोई निडल यूज़ कर ली गई है तो वो दोबारा ना यूज़ की जाए किसी पेशेंट के लिए। सेफ सेक्स, सेक्स सेफ होना चाहिए। सेफ सेक्स का मतलब ऑलवेज बियर कंडोम। आपको ये सब चीज़ें करनी जरूरी होती है मोस्टली। ठीक है, और आप किसी अननोन पर्सन के साथ ऐसे भी कंफर्टेबल ना हो, सेक्स ना करें, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।